हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, मैं यही आशा करती हूँ। और आज आप सभी को आज हम एचटेट का जो अपना प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब हो तो कर लो फटाफट, और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के फ़ोन में आ सके। और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप सभी को क्या है जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है नहीं पहुंच पाती है तो भी आप सभी को वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए देखिए, इससे पहले हम 2-3 क्लासेस कर चुके हैं अपनी, पर अब एचटेट का एग्ज़ाम इतने पास में आ चुका है तो उसकी प्रिपरेशन हम सभी सोच रहे थे कि एग्ज़ाम होगा, टाइम लगेगा, पर यहाँ पर कुछ अलग ही हो गया है, एकदम से आपका एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो इसको लेकर अब जो है आपको लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए, अपने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करने चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होते हैं, जैसे कि मैं पहले DSSS की तैयारी करवाती थी, तभी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होते हैं, बस जो क्वेश्चन है जिस टॉपिक से आया है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है और उस टॉपिक को कवर करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना। यहाँ पर मैंने ये 2019 का आपका क्वेश्चन पेपर है एचटेट का, तो वो लेकर आई हूँ। यहाँ पर 91 से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और 150 तक के होते हैं। तो जितने हो सकेंगे क्वेश्चन हम उतने करेंगे, क्योंकि हमें टॉपिक कवर करते हुए चलना है। तो पहला क्वेश्चन हम सभी के सामने यहाँ पर 91 वाला है, अक्टूबर क्रांति के दौरान रूस का जार कौन था। तो देखो, जो ये अक्टूबर क्रांति है, पहली बात तो ये रूस का जार यानी कि रूसी जो क्रांति वो आपके में आ रहा है। तो रूसी क्रांति, फ्रांसी क्रांति, ये जो टॉपिक्स है मैं पहले कवर करवा चुकी हूँ। DSSS की जो वीडियोस हैं वो बहुत अच्छे से कवर करवाया हुआ है, अगर नहीं देखी हो तो देख लेना। वो जो है वो वीडियोस की मैं क्या करूँगी, सीटेट की प्लेलिस्ट में भी उसको ऐड कर दूंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो सीटेट के लिए भी, सॉरी एचटेट के लिए भी, तो उसे भी कवर कर लेना। अब देखो, जो रूस का जो जार था, अक्टूबर क्रांति, आपको पता होगा जो रूस में जो क्रांति हुई थी, एक तो फरवरी क्रांति हुई थी और एक अक्टूबर की क्रांति हुई थी। तो फरवरी क्रांति का पूछा जाए तो भी जो आखिरी जार कौन था जिसके समय ये क्रांति हुई थी, तो ये हमारा निकोलस द्वितीय था। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही हो जाएगा। जो चाहे वो अक्टूबर की क्रांति पूछी जाए, तो चाहे वो आपकी जो फरवरी क्रांति वो पूछी जाए, यानी कि आपका जो जार निकोलस द्वितीय था वही आखिरी जो रूस का क्या रहा था, शासक रहा था। तो इसलिए आपका ये वाला जो है यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं अपनी। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है हमसे 92 वाला, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामले का संबंध था। तो ये जो मामला था इसका संबंध किस चीज से था, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो पहला है अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से, दूसरा अनुसूचित जाति आरक्षण के समापन से, तीसरा स्त्री सुरक्षा से और चौथा कामकाजी महिलाओं के अधिकारों से। तो देखो, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार का जो मामला था उसका जो संबंध है वो था, ये आपका ऑप्शन नंबर जो इसमें फर्स्ट होगा वो सही होगा, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित था। कैसे था संबंधित, क्योंकि जो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामला था उसके अंतर्गत जो है ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण है उस मामले को रखा गया था, और उसके तहत 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया था, इंदिरा साहनी मामला या फिर केस कहे उसकी सुनवाई करते हुए जो आरक्षण दिया था, किसको, एक तो जाति आधारित जो आरक्षण था उसे 50% तक की उसकी सीमा निर्धारित कर दी गई। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, जो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया था वो 27% तक का आरक्षण जो है वो रखा गया है इसके तहत। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो मामला है वो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के सामने है 93 वाला। इसमें पूछा गया है कि निम्न वाक्यों को क्या, जो दे रखे हैं यहाँ पे दो वाक्य, दो कथन दे रखे हैं, अब ये बताने हैं कि कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है, दोनों सही है किस तरीके से। तो पहला यहाँ पर कथन दिया गया है, भारत की संसद के दोनों सदनों की शक्तियां समान नहीं है। तो भारत की जो दोनों सदन है उनकी जो शक्तियां, यानी कि दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों सदनों की जो, ये बात तो बिल्कुल यहाँ पर ठीक है ना, क्योंकि हमारी राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्ति समान तो नहीं है, तो ये तो बात ठीक है हमारी। अब दूसरी वाली अगर हम देखें यहाँ पर, तो दूसरा इन्होंने कहा है कथन, इसी कारण भारतीय संविधान में उच्च सदन व निम्न सदन शब्दावली प्रयोग की गई है। तो क्या यही रीजन था कि जो भारतीय जो ये हमारा संविधान है भारत का, उसमें जो उच्च सदन और निम्न सदन नाम से इन्हें पुकारा जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसलिए ये गलत हो गया, ये सही हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
कुछ सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमें डिफिकल्टी हो जाती है, पर अगर हम टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे तो हमारा सब कुछ ठीक होता चलेगा। 94 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 94 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन भी अच्छे से रीड करना है हमें, और नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है हमारी, तो इसलिए आप सभी क्या कर सकते हैं, जो नहीं भी आता है तो तुक्का लगाकर भी ठीक करके आ सकते हैं, पर सारे के सारे अगर आप जो है तुक्के लगा करके आएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो देखो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है, अंतर पर्वतीय पठार, सबसे पहले ये होता क्या, ये समझ लेना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो जो अंतर पर्वतीय जो पठार होते हैं वो ऐसे पठार होते हैं जो क्या होते हैं, जो पहाड़ों के बीच में, यानी कि जो पर्वत जो श्रेणी होती है उनके बीच में क्या हो जाते हैं, उनके बीच में उत्पन्न होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जब पर्वतों का निर्माण होता है तो उनके मध्य में, उनके बीच में ये उत्पन्न हो जाते हैं, इन्हें अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। ठीक है, जो अंतर पर्वतीय पठार है उसमें तिब्बत का पठार हो गया, मैक्सिको का पठार हो गया, बोलिविया का हो गया, और पेरू का पठार हो गया। ये 4 नाम याद कर लो। ये 4 जो पठार अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं, तो इसलिए जो ये दक्कन का पठार दे रखा है इन्होंने, दक्कन ट्रैप जो दे रखा है यहाँ पर, ये आपका आंसर गलत होगा, सी वाला, तो ये हमने कर दिया यहाँ पर। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा क्या है कि देखो, उत्पादन संभावना वक्र को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र की बात हो रही है, तो इसे किस और नाम से भी जाना जाता है। तो उत्पादन संभावना जो वक्र होता है वो क्या होता है कि जब हम एक वस्तु की जो मांग करते हैं तो दूसरी वस्तु की जो मांग होती है वो हमारी कम हो जाती है। यानी कि हमारे पास संसाधन सीमित है, तकनीक सीमित है, जो हमें संसाधन और तकनीक दी जाती है उसका प्रयोग करते हुए, सही प्रकार से संसाधनों का प्रयोग करते हुए वस्तु का निर्माण करना पड़ता है। अगर हम एक्स वस्तु की ज्यादा उत्पादन करेंगे तो वाई वस्तु का उत्पादन अपने आप ही कम हो जाए, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि जो संसाधन है वो एक्स वस्तु पर ज्यादा लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक्स से आया है, और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है आपके क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी वहां से पूछे जाते हैं, तो इसलिए बता दूं वहां से कवर कर लेना अपना इकोनॉमिक्स का। तो ये आपका जो है इसमें पूछा गया है, उत्पादन संभावना वक्र को एक और नाम से कौन सा नाम है जिससे जाना जाता है। तो ये जो नाम है आपका रूपांतरण वक्र जो है वो कहा जाता है, तो ये आपका ये हो जाएगा। और तटस्थता का जो वक्र है उसे उदासीनता वक्र कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और ये जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, और तटस्थता का जो वक्र होता है अपोजिट है एक तरीके से, वो कुछ ऐसे करके बनता है, तो ये ध्यान रखना है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है ICOR क्या है। तो ICOR यहाँ पर पूछा गया है हमसे, तो ICOR का फॉर्मूला पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला हमारा ये फर्स्ट वाला जो है वो ठीक होगा, पूंजी में परिवर्तन अपॉन में उत्पादन में परिवर्तन ही ICOR होता है। अब ICOR होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो ICOR होता है कि जो अर्थशास्त्र है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसमें उत्पादन के लिए क्या किया जाता है, जो अतिरिक्त राशि रखी जाती है जरूरत के लिए, उसको ICOR कहा जाता है, और उसका फॉर्मूला ये हमने देख लिया। पूंजी में परिवर्तन यानी कि जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है जिसकी वजह से जो पूंजी है उसमें परिवर्तन हो रहा है, अपॉन में उत्पादन में परिवर्तन यानी कि GDP में वृद्धि होती है। ये भी लिखा आता है कई बार फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट अपॉन में यानी कि निवेश अपॉन में GDP में परिवर्तन, या फिर जीडीपी में वृद्धि। तो जीडीपी में वृद्धि होगी यानी कि क्या है, उत्पादन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तभी तो जीडीपी बढ़ रही है हमारी। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। आई थिंक आपको ये जो कॉन्सेप्ट आते होंगे, जीडीपी वगैरह वाले नहीं आते तो मुझे बता देना। देखो अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई पराजित हुई और मार दी गई। तो रानी लक्ष्मीबाई, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका कहाँ से, 1857 की क्रांति से पूछा गया है। तो रानी लक्ष्मीबाई कब पराजित हुई थी, तो वो आपको पता हुआ ग्वालियर में जो है, जो पहले झांसी जो था, जब वो ब्रिटिश थे उनके द्वारा हड़प लिया गया था, तो उसके बाद जो रानी लक्ष्मीबाई वो ग्वालियर से लड़ने लग गई थी। तो उसके बाद जो रानी लक्ष्मीबाई है वो जून का जो 1858 है उसमें पराजित हो गई थी, और उनकी मृत्यु भी वहीं पर हो गई थी। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है हुआ हाउ आंदोलन के संस्थापक हैं। यहाँ पर आंदोलन के संस्थापक पूछे गए हैं, तो कौन है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है यानी कि हुन्नीफुसो, ये जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन कौन सा है, इस आंदोलन
ये जो आंदोलन था ये जैसे कि जो भी गरीब हो गए, महिला हो गई, बंधुआ मजदूर हो गए या फिर जो अफ़ीम वगैरह है उनकी खरीद की और उनकी जो बिक्री है उसको लेकर, उनके विरोध को लेकर यहाँ पर ये आंदोलन रखा गया था, करा गया था। और यहाँ पर जो फ्रांसीसी हैं उन्होंने इस आंदोलन को पागल बुंजू जो है वो भी कहा था। और ये जो आंदोलन 1939 में हुआ था, ये ध्यान रखना है 1939। तो ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है हमारा जीएनपी एवं जीडीपी में क्या अंतर है। जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है। तो अगर जीडीपी की बात की जाए तो वो क्या होता है, देखिए। तो जो जीडीपी होता है उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे देश के अंदर जो भौगोलिक सीमा होती है हमारे देश की, उसके अंदर जो भी वस्तुएं होती हैं, चाहे वो अंतिम वस्तुएं हों और जो सेवाएं होती हैं, उन्हें शामिल किया जाता है। उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे शामिल किया जाता है जीडीपी में, ठीक है। और जो जीएनपी होता है, जीएनपी को कहा जाता है सकल घरेलू, जो इसका जीएनपी को राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। हाँ, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, हमारे देश में और हमारे देश के बाहर जो भी अंतिम वस्तुएं और जो भी सेवाएं होती हैं उनके मौद्रिक मूल्य को जीएनपी में शामिल किया जाता है। तो ये फर्क आपने देख लिया होगा, जीडीपी में क्या होता है, भौगोलिक सीमा के अंदर वस्तुओं का निर्माण हुआ है तो वो आएगा। और जीएनपी में क्या होता है, अगर देश के बाहर भी हो रही है वस्तुओं सेवाओं का निर्माण तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा, मौद्रिक मूल्य आएगा पर। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस हो गया जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब जो जीएनपी इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला इसका जो है आप उसी से समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है वो कौन सा करेक्ट होगा। जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस में जीडीपी और फिर उसके बाद इसमें ऐड किया जाता है अप्रत्यक्ष कर माइनस में अनुदान। तो यहाँ पर देखिए हमें जो अप्रत्यक्ष कर माइनस में जो अनुदान है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अनुदान पर अप्रत्यक्ष कर का अधिक्य, यानी कि अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को माइनस करना। तो यही यहाँ पर बताया, ये मेन डिफरेंस हो गया इसका। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम सभी के सामने है और पूछा गया है यहाँ पर हम सभी से कि भारत में केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, जो भारत में जो केंद्र सरकार होती है उसके जो अगर केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास जो प्रस्ताव है वो कहाँ पर पेश किया जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और कम से कम जो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनमें से कम 50 सदस्यों के द्वारा क्या है, साइन होना चाहिए, समर्थन प्राप्त होना चाहिए, तभी जो है यहाँ पर ये जो अविश्वास प्रस्ताव हो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। अगला है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, जो DSSB की क्लासेस हुई है हमारी वहीं से आ रही है, तो उन्हें करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी यहाँ पर। तो स्वराज पार्टी, ये भी क्वेश्चन वहाँ से भी आया हुआ है। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक, तो एक तो CR दास है स्वराज पार्टी के संस्थापक और एक है मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ये JL नेहरू लिखा है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है सी ऑप्शन। तो CR दास जो है अपना ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कब हुई थी इसकी स्थापना स्वराज पार्टी की, 1923 में हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। आई होप आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, तो इसलिए आप सभी लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के पास, जिससे कि मैं डेली आप सभी के लिए कई वीडियोस डाल सकूं। अब देखो अगला जो क्वेश्चन हम सभी के सामने है, निम्न वाक्य को ध्यान से पढ़िए। पहला दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश को उधार व ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देश में सबसे बड़ी संस्था है जो उधार दे सकती है, ऋण दे सकती है, कोई और संस्था नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं जो दे सकती है। अगला देखो, इसके समस्त सदस्य देशों को समान मताधिकार प्राप्त है। तो इसके जो सदस्य हैं उन सभी में समान मताधिकार प्राप्त है, सभी देशों के जो इसमें शामिल हुए हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों गलत। तीसरा हमारा है, भारत के संघीय बजट में सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ किसके अंतर्गत आते हैं। तो जो संघीय बजट में हमारा संघीय बजट यानी कि भारत का जो बजट है, सरकारी जो बजट है, उसमें अगर सार्वजनिक जो उपक्रम है उनसे अगर कोई लाभ प्राप्त हो रहा है तो वो किसके अंतर्गत आएगा। पहला राजकोषीय घाटा, दूसरा नियोजित व्यय, तीसरा
पूंजीगत प्राप्तियां और चौथा है राजस्व प्राप्तियां। तो ये जो है आपका राजस्व प्राप्तियों में आएगा, क्योंकि जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं उसके अंतर्गत एक तो कर प्राप्तियां होती हैं, यानी कि जो भी कर वगैरह टैक्स वगैरह लगाया जाता है आयकर वगैरह वो आता है, और दूसरा गैर कर प्राप्तियां होती है जिसमें सरकारी जो उद्यम वगैरह है उनसे जो आय प्राप्त होती है वो आ जाएगा इसके अंतर्गत। तो सरकारी उद्यम यानी कि सार्वजनिक उपक्रम एक सरकारी उद्यम ही तो है, तो इससे अगर जो भी चीज़ लाभ प्राप्त होगी वो हमारे राजस्व प्राप्तियों में आ जाएगा, जिससे कोई भी देयता वगैरह नहीं बढ़ती है। देयता का मतलब कोई भी ऋण वगैरह सरकार के ऊपर नहीं बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो ये फोर्थ वाला ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। ये जो मैंने अभी क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 10 है ऐसा कुछ डाला है सरकारी बजट वाला, वो आप देख लीजिएगा, उसमें ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 104 वाला, इसमें पूछा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है हमारा जो सर्वेक्षण किया जाता है, आर्थिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है तो कहाँ से किया जाता है, किसके द्वारा जो है ये प्रकाशित किया जाता है, ये करा जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है आयन मंडल में कैनेली हेविसाइड जो है ये जो परत जो होती है वो किस प्रकार की होती है। तो देखो जो वायुमंडल होता है, अगर उसके अंतर्गत हम वायुमंडल में 50 किलोमीटर की अगर उससे भी ऊपर ऊंचाई में जाएं तो इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत आयन मंडल की जो परत है वो बनती है 50 किलोमीटर में वायुमंडल की। ठीक है, तो ये जो 50 किलोमीटर वायुमंडल में जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयन मंडल की जो परत है वो बनती है, और ये इसके कई भाग होते हैं आयन मंडल के, जैसे कि डी परत, ई परत और एफ परत। तो जो ई परत है उसको कहा जाता है, यहाँ पर जो ये नाम पूछा गया है हमसे कैनेली का, तो इसलिए ई परत आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न देशों में से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबसे आखिर में अपनाने वाला देश कौन सा है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाने वाला देश पहला यहाँ पर भारत देश का, तो भारत ने जब संविधान लागू हुआ था भारत का यानी कि 1950 में ही अपना लिया था। दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण जो अफ्रीका है उसने कब अपनाया था, 1994 में, तो ये ध्यान रखने आपको ये पूछे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यानी कि अमेरिका जो है उसने कब अपनाया था, 1965 में। और जर्मनी जो है उसने कब अपनाया था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 1918 में। तो अगर लास्ट का पूछा गया है तो दक्षिण अफ्रीका हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ये बी है ये ठीक हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर निम्न कथन जो है ना ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर हमें बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा हमारा। तो पहला जो कथन है यहाँ पर बोल रखा है कि ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो मुख्य चुनाव की जो आयुक्त नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। तो बात बिल्कुल ठीक है हमारी, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, पर ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो राष्ट्रपति के अंडर में नहीं होते हैं, उनके उत्तरदायी नहीं होते, तो इसलिए ऑप्शन ये हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया और हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड ठीक हो जाएगा, पहला सही और दूसरा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ENSO। अब देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा ENSO जो ये घटना है ये किससे संबंधित है। तो पहला है पर्यटन से, दूसरा व्यापार से, तीसरा परिवहन से और चौथा भारतीय मानसून से। तो ये जो है हमारी भारतीय मानसून से है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम, तो मॉन्टेस्क्यू हो गया, रूसो हो गया, इन सब की जो पुस्तकें हैं वो भी आपको याद करनी है। और इसकी जो है फ्रांसीसी क्रांति की जब आप क्लास की अटेंड करोगे मेरी, तो उसमें मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति और 1857 की जो विद्रोह हुआ था, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांसीसी क्रांति में मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है रूसो की कितनी जो बुक्स हैं लिखी हैं जो पॉपुलर हुई थी, और मॉन्टेस्क्यू हो गया, इसके साथ साथ और भी सारे हैं। तो देखो, तो यहाँ पर देखिए पहला द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा द स्पिरिट ऑफ लॉ, और यहाँ पर जो द स्पिरिट ऑफ लॉ है यही आपका ठीक होगा, मॉन्टेस्क्यू ने यही लिखी थी, और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो ने लिखी थी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। तो कौन सा जो वर्ष था जिसमें खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, पहला 1921, दूसरा 1918, तीसरा 1919 और चौथा यहाँ पर 1920। तो 1919 जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 1921 तक चला था खिलाफत आंदोलन, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसने फ्रांस में मतलब ये पूछा गया सम्राट कब बना था वो। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट है आपको ध्यान रखना है फ्रांसीसी क्रांति से आया है आपका ये
तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो 1804 में, ध्यान रखना 1804 में, तो उसने स्टार्टिंग से ही क्या है राजगद्दी हासिल नहीं कर ली थी। 1804 में पहले वो क्या बना था, 1804 में तो उसने सम्राट बन चुका था, पर इससे पहले जो है उसने 1799 में क्या किया था, डायरेक्टर बना था वो, ठीक है, डायरेक्टरी की थी इसने, डायरेक्टरी की थी, और उसके बाद 1804 में सम्राट बना था। तो ये ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा यहाँ पर ऑप्शन गलत है, यहाँ पर ये पूछा गया है इसमें से,